will be fine and enjoying good health. अच्छा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फेमिनिज्म की थ्योरीज के ऊपर। पिछले लेक्चर्स में हम लोग दो थ्योरीज के ऊपर बात कर चुके हैं। पहली थ्योरी जिसको हमने डिस्कस किया डेट वाज लिबरल फेमिनिज्म। सेकंड नंबर पे हमने जिस थ्योरी को डिस्कस किया डेट वाज रेडिकल फेमिनिज्म। और आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं, कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी, मार्क्सिस्ट थ्योरी के नाम से भी इसको मशहूर है, और उसके अलावा हम इसको सोशल फेमिनिज्म के नाम से भी हम इसको याद करते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट थ्योरी के नाम से भी। अच्छा, कार्ल मार्क्स जो है वो बेसिकली उनका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो एक फ़िलासफ़र थे। थ्योरीज उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की पेश की हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। पिछले लेक्चर्स में हम इस बात के ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू जेंडर स्टडीज़। अब हम इसके को रिलेशन को अगर देखें ना तो हमें ये बात पता चलती है कि जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज पॉलिटिकल साइंस के अंदर पेश की हैं, क्योंकि उसका सब्जेक्ट जो है वो क्या था, जेंडर था। अब जेंडर में हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, हमारे पास मेल भी है, हमारे पास फीमेल भी है और हमारे पास ट्रांसजेंडर भी है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को हमने सामने रखकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं ना फेमिनिज्म के ऊपर, तो फिर हम इसको रिलेट करते हैं किसके साथ, वुमेन के साथ। अब हम, क्योंकि फेमिनिस्ट ने जितनी भी थ्योरीज पेश की हैं फेमिनिज्म से रिलेटेड, उनके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि इनका जो मेन मकसद था वो इनका मकसद ये था कि वुमेन की जो सप्रेशन है और ओप्रेशन है उसको हमने किस तरीके से डिक्रीज़ करना है। तो उसको डिक्रीज़ करने की उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की वजूहात पेश की। उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के उसके इशूज़ को डिस्कस किया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वुमेन को सोसाइटी से मार्जिनलाइज्ड किया गया है, उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है और किन वजूहात की बिना पर औरत जो है वो सफ़र कर रही है। तो हमने अब उसका ये देखना है कि जो कार्ल मार्क्स था उसका क्या नज़रिया था और वो क्या कहना चाह रहा था, क्या बता रहा था वो इस चीज़ के अंदर कि क्या वजह थी वुमेन की ऑपरेशन की और सप्रेशन की। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर डाल दी है, कैपिटलिस्ट अप्रोच के ऊपर जो है वो उसने डाल दी है, ठीक है। उनका क्या नज़रिया था, उनके कहने का मकसद ये था कि औरत को क्योंकि हमने प्रॉपर्टी के राइट से महरूम कर दिया है। कार्ल मार्क्स के नज़दीक उसका कहना यह था कि औरत के पास अगर प्रॉपर्टी का राइट जब तक नहीं होगा तब तक वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर सकती। पिछले लेक्चर में हमने मुख्तलिफ वजूहात ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। किसी में उन्होंने बात की कि एजुकेशन क्योंकि उसके पास नहीं है, किसी में हमने ये देखा कि उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, किसी में हमने ये देखा कि उसको डिसीजन पावर नहीं मिल रही है। अब जो कार्ल मार्क्स का नज़रिया है ना, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट अप्रोच की बात कर रहा है, तो उसका नज़रिया बिल्कुल जो है वो वाज़ेह तौर पर आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आप देखें कि जिस शख्स के पास कोई ओनरशिप ही नहीं है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी के अंदर कोई राइट ही नहीं है, तो इट मीन कि हम क्या कर रहे हैं, उसको सोसाइटी के अंदर हम उस औरत को निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस औरत की प्रॉपर्टी में क्योंकि उसका कोई शेयर ही नहीं है, लिहाजा उसकी मुआशरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। प्रॉपर्टी एक ऐसा एलिमेंट है, अगर इसको हम ये देखा जाए कि इनहेरिटेंस प्रोस्पेक्टिव के अंदर आप देखें तो हम देखते हैं कि अगर किसी औरत के पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड ही नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर वो अपना गुजारा कर सके, तो फिर हम ये देखते हैं कि औरत जो है वो क्या है, सप्रेस फील होगी। या अगर हम इसको मज़ीद, अगर इसको हम ज़्यादा बड़े पैमाने पर जाकर देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कमर्शियल जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर अगर वुमेन के पास कोई पावर नहीं है या अगर वो वहाँ पर उसका कोई शेयर नहीं है, तो फिर हम क्या देखते हैं कि वुमेन को हम क्या देते हैं, सप्रेस देखते हैं। पिछले लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे ना कि औरत को हमने कोई नुमायां पोजीशन नहीं दी है, तो उस नुमायां पोजीशन पर ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है क्योंकि उसका मुआशरे के अंदर कोई शेयर ही नहीं है। जितनी भी प्रॉपर्टी चल रही है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड है, चाहे वो उसकी घर है उसका, चाहे वो उसकी कोई इंडस्ट्री है या कोई फैक्ट्री है, कोई भी किसी टाइप का भी बिजनेस है, तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि औरत जो है वो क्या है, बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है। वहाँ पर ये देखते हैं कि उसके पास कोई राइट ही नहीं है। जब उसका प्रॉपर्टी के अंदर कोई शेयर ही नहीं होगा तो हम अमूमन ये देखते हैं कि इंटरेस्ट वो बंदा शो करवाता है जिसका प्रॉपर्टी के अंदर कोई शेयर होता है। क्यों कहा जाता है कि आप बजाय इसके कि आप बिजनेस के अंदर हमें आइडियाज़ दें, आप ऐसा करें कि बिजनेस के अंदर शेयर डाल लें? क्योंकि इंसान की लॉयल्टी को टेस्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर उसका प्रॉपर्टी के अंदर शेयर होगा और वो फिर ये चीज़ देखेगा कि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है। अमूमन क्या करते हैं कि हम इक्वल पार्टनरशिप किस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पर आपका शेयर, जब आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि आप इक्वल जो है वो प्रॉफिट भी जो है वो आपका इक्वल होगा और अगर लॉस हो जाता है तो वो भी आपका इक्वल होगा। तो फिर क्या करते हैं कि जितने भी लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जितने लोग उसमें उस नज़रिए के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनका प्रॉपर मकसद जो है वो उनका यही होता है कि हमें मैक्सिमम जो है वो आउटपुट मिले, हमें प्रॉफिट हो, बल्कि हमें क्या हो, लॉस ना हो। और ज़्यादा लोगों का उसके अंदर अगर वो शामिल हो जाते हैं तो फिर इसमें दोनों तरीकों से वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर उनको लॉस भी हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो लॉस भी जो है वो क्या होता है, इक्वल शेयर्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है और इस तरह से एक बंदे के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है, बल्कि क्या हो जाता है, वो बर्डन सारी साइडों पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो उनकी अप्रोच जो है वो ये थी कि क्योंकि कैपिटलिज्म में हम ये चीज़ देखते हैं कि औरत जो मार्जिनलाइज्ड है उसके पास
पैसा नहीं है, पैसे वाइज वो अपने आप को फाइनेंशियली क्योंकि वो कमज़ोर है, इस वजह से जो है वो क्या है वो अपने आप को सप्रेस फील करती है। लिहाजा हम क्या करें कि कैपिटलिस्ट को जो है वो हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें किसके साथ, सोशलिस्ट अप्रोच के साथ। अब सोशलिस्ट अप्रोच में हम क्या देखते हैं, सोशलिस्ट अप्रोच में हम ये देखते हैं कि सोशल राइट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सोशल राइट्स में हमारे पास कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक राइट्स हमारे पास आ गए, उसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे घर के अंदर जितनी भी हमारे सोशोलॉजी यानी क्योंकि उसका सब्जेक्ट जो है वो मेन यूनिट हमारा घर बनता है, तो सोशल राइट्स भी जो है वो क्या होने चाहिए, औरत के पास होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का ये नजरिया है कि अगर हम क्या करें कैपिटलिस्ट अप्रोच को जो है वो कन्वर्ट कर दें हम किसके साथ, सोशलिज्म के साथ हम उसको रिप्लेस कर दें और औरत को हर किस्म के राइट मुहैया हो जाएं। किस लेवल पे मुहैया हो जाए, उसको पॉलिटिकल राइट्स भी मिल जाएं, उसके साथ हम देखते हैं कि उसको प्रॉपर्टी के अंदर शेयर भी जो है वो मिल जाए, यानी उसके पास फाइनेंशियल पावर भी आ जाए। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि औरत के पास जो है वो इकोनॉमिक पावर भी अगर उसके पास मौजूद होगी तो फिर क्या होगा कि औरत अपने आप को सप्रेस और डिप्रेस फील नहीं करेगी। अच्छा, इसके पीछे जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की अप्रोचेज हुई हैं और इस तरह से मकसद जो है वो इन सबका क्या था कि जेंडर को डेवलप किया जाए। ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से डेवलपमेंट हुई है, उसमें सोशल डेवलपमेंट हुई है, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है और उसके अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। कुछ खास किस्म की अप्रोचेज इस तरह की बना दी गई जिसकी वजह से क्या किया गया, औरत को मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया। एक खास किस्म का ऐसा तबका था जो ये नहीं चाहता था कि औरत जो है वो क्या होगी, खुलकर जो है वो सामने आए। और अगर उसके पास प्रॉपर्टी के सारे राइट आ जाते हैं, इनहेरिटेंस के सारे राइट उसके पास आ जाते हैं और उसका प्रॉपर्टी के अंदर शेयर हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगी, वो पावरफुल हो जाएगी और इक्वल पैमाने पर वो क्या करेगी, मर्द का मुकाबला शुरू कर देगी। तो फिर क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के व्यूज़ जो है वो हमारे पास सामने आने शुरू हो गए और लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इसके ऊपर अप्रोच करनी शुरू कर दी। लोगों ने इनको फेमिनिस्ट को जो है मूवमेंट्स को दबाने की कोशिश की और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे एक वॉर चलती है, प्रॉपर वॉर। मैंने आपको पहले बताया कि मुस्लिम सोसाइटी के अंदर तो ये सारी चीज़ें इस हद तक हासिल करनी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन हम जब वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट ने क्योंकि क्या किया है, सारे राइट्स को बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो उन्होंने हासिल किया और वेस्ट की वुमेन ने हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। अच्छा, फिर अब हम आगे जाके देखते हैं, तो आगे जब जाके देखते हैं तो वेस्ट वुमेन के अंदर भी जो है वो क्या हुआ कि उनको भी एक खास किस्म के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जहाँ पर क्या था कि औरत जो है वहाँ पर भी दो किस्म की क्लासेस बन गई। ठीक है, औरत की एक एलीट क्लास हो गई और दूसरी जो है वहाँ पर भी एक सप्रेस क्लास हो गई। जिस तरह से हम देखते हैं ना कि दो किस्म की मूवमेंट्स चली हैं, गोरों की मूवमेंट और गोरों के खिलाफ जो है वो काले जब निकल खड़े हुए। अफ्रीकन मूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर उनका मेन फोकस किस चीज़ पर था कि हमें जो है वो क्या किया जाए, जितने भी गोरे हैं हमें उनके मुताबिक इक्वल राइट्स जो है वो हमें दिए जाए। तो फिर आगे ये एक अलग डिबेट है कि किस तरह से एलीट क्लास ने जो है वो क्या किया कि जो ब्लैक वुमेन थी उसके सारे राइट्स को जो है वो उसने दबाने की कोशिश की और फिर उसने क्या किया, एलीट वुमेन किसको कंसीडर किया गया, वाइट वुमेन को कंसीडर किया गया। फिर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इनकी मूवमेंट्स चलती रही हैं। उसके अलावा 3 जो मेन मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे जाके अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, उनके अंदर हम बात करेंगे। तो फिर उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से उन मूवमेंट्स ने जो है वो क्या कहते हैं क्या किया कि एक एक करके वो मूवमेंट सामने आई हैं और फिर इस तरह से उन्होंने अपने राइट्स जो हैं वो हासिल किए हैं। ठीक है, तो मेन अगर हम देखा जाए इस थ्योरी को अगर हम क्लोज करने की कोशिश करें तो हमारा जो मेन नजरिया था वो क्या था कि कैपिटलिस्ट अप्रोच को जो है हम क्या कर दें, सोशलिस्ट अप्रोच के साथ जो है वो हम उसको चेंज कर दें। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, औरत का जो सप्रेशन है और ऑपरेशन है उसको हम कर सकते हैं कम। थैंक यू वेरी मच।